नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे बलिदान का बदला। जी हाँ, हमारे 20 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है और कई सैनिक जख्मी हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा, खबर यह भी आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, चाइना ने इसकी पुष्टि नहीं की कि हमने भी 43 जवानों को मार गिराया था। लेकिन अभी चाइना इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है और यही कारण है कि जब तक वहां से पुष्टि ना जाए इसको पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता। लेकिन खबरें यही हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, एएनआई के हवाले से खबर है कि हमने 43 सैनिकों को मार गिराया। और क्या यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हम मारते मारते मरे हैं। यानी कि हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है और हम मारते मारते मरे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि चाइना, जो धोखेबाज चाइना है, उसकी धोखेबाजी अभी रुक नहीं रही है, कभी थम नहीं रही है। वो लगातार सन 47 से जब से आजाद हुआ है और सन 62 पे उसने पहली बार छुरा घोपा हमारी पीठ पे, जब वो एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाता रहा और दूसरी तरफ उसने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। हम संभल नहीं पाए, जिसका उसने भरपूर फायदा उठाया। लेकिन 1967 में हमने उसका भरपूर जवाब दिया, हम कह सकते हैं माकूल जवाब दिया, और उसकी टीस उसके शायद उसके सीने में मचल रही होगी। और यही कारण है कि लगातार वो साजिश रचता रहता है। वो उसने पाकिस्तान को उसने अपना मोहरा बनाया और साथ ही साथ में हमारे कुछ और पड़ोसी देशों को भी उसने अपना मोहरा बनाया। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो स्वयं गलवान घाटी पर आकर के बैठ गया। परसों 15 तारीख को जब बात तय हो गई कि चाइना को गलवान घाटी से पीछे जाना होगा और उसने कहा कि हाँ वो गलवान घाटी से पीछे जाएगा, हमारे सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी जब इस बात का जायजा लेने के लिए वहां पहुंची कि क्या चाइना ने अपनी बात पूरी रखी है, क्योंकि उनको इस बात का शायद यकीन नहीं था कि चाइना अपनी बात पूरी रखेगा, और हुआ भी वही। चाइना ने वापस जाने से मना कर दिया, और मना ही नहीं किया बल्कि आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, और दोनों के बीच झड़प हुई, हिंसक झड़प हो गई। इतनी हिंसक झड़प कि दोनों की तरफ से एक कमांडर की मौत हो गई। बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, भारत ने अपने 20 लाल को खो दिया, 20 लाल हमारे शहीद हो गए। और अब वही शहीद जो बलिदान हुए हैं वो बलिदान अब बदला मांग रहे हैं कि बदला चाहिए, बड़ा बदला चाहिए, ऐसा बदला चाहिए कि चाइना तो अपनी 7 पीढ़ियों तक याद रखे कि आइंदा कभी इस तरफ नजरें उठाने की जरूरत ना कर सके। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी इस पर भरोसा जताया है कि इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, और हम यकीन कर सकते हैं, हम इत्मीनान रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत की थी, हमारे 43 जवानों को मारा था साजिश के तहत, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें दुनिया ने देखा था, भारत की क्षमता को पहचाना था। तो क्या एक बार फिर से हम किसी बड़ी कार्रवाई का इंतजार कर सकते हैं? हम किसी बड़ी कार्रवाई का एक सपना देख सकते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच आपको खबर भी बताते चले कि राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां छुप गए हैं, उनको सामने आना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और उन्होंने जमकर अपने जो हमारे शहीद हैं उनको नमन किया और साथ ही हमारे सैनिकों को का उत्साह भी बढ़ाया। इतना ही नहीं, भरोसा दिलाया, यकीन दिलाया, यकीन मानिए बदला लिया जाएगा, बड़ा बदला लिया जाएगा। और इसी के साथ साथ में उन्होंने जो सर्वदलीय बैठक का भी ऐलान कर दिया कि 19 तारीख को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। इसमें निर्णय लिया जाएगा कि आखिर किया जाए। लेकिन देश बलिदान का बदला मांग रहा है
और बदला लेना ही पड़ेगा। ऐसा बदला जो हमेशा याद रखा जाए, जो इतिहास बन जाए, ऐसा बदला चाहिए भारत को, क्योंकि भारत ने अपने 20 लाल खो दिए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कि चाइना जिसने साजिश की, विदेश मंत्री कह रहे हैं चाइना ने साजिश की, उसकी नापाक हरकतें देखिए, क्या 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 उसने कैसे किया, और अब अपनी और गलवान घाटी पर अपना अधिकार बता रहा है कि ये हमारा है और भारत ने इसमें आकर के आक्रमण किया था। ये रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट आपको पूरी हकीकत से रूबरू करवाएगी। इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। अब वक्त आ गया है कि चीन को उसकी औकात बताई जाए। वक्त आ गया है कि चीन को यह एहसास कराया जाए कि जब हिंदुस्तान की सेना जंग के मैदान में कदम रखती है तो हिमालय भी कांप उठता है। वक्त आ गया है कि चीन को यह एहसास कराया जाए कि एशिया में हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम सिर्फ तबाही ही होता है, क्योंकि चीनी सैनिकों ने लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी पर कायराना हरकत करके साक्षात काल को निमंत्रण दे दिया है। फौलादी सीना लिए सीमा पर तैनात जवान अब बलिदान का बदला लेने के लिए कमर कस चुके हैं, तो शहीद जवान कुंदन के पिता बेटे की शहादत पर गर्व से सीना चौड़ा कर पोते को देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, मगर पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है, उसको देश भेजे। सीमा पर अलर्ट है, एलएसी पर हलचल तेज है, जवानों का खून खौल रहा है, देश का गुस्सा उबाल मार रहा है और रह रह कर एक ही बात कह रहा है कि अब बलिदान का बदला लो। बदला इतना घातक हो कि दुश्मन की 7 पीढ़ियां इसे याद रखें, क्योंकि पीएम का मैसेज भी क्लियर है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प पर मोदी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे, जहां भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा होनी है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि बलिदान का बदला सीना ठोक कर लिया जाए। दुश्मन का सीना चीर कर उसे हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराया जाए, क्योंकि देश के वीर सपूतों ने सीमा पर जिस पराक्रम का परिचय दिया उसे देश कभी भूल नहीं सकता। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। पीएमओ की ओर से बुधवार को किए गए ट्वीट में कहा गया, भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। दरअसल चीन सीमा विवाद ने 20 भारतीय जवानों की शहादत से पूरा देश गुस्से में है और विपक्ष सवाल उठा रहा है। भारत और चीन के बीच काफी दिनों से लद्दाख सीमा पर चल रहा तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। बीते सोमवार रात को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों और चीनी सेना के बीच झड़प हुई। चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इस झड़प में चीन को भी काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि चीनी सेना के कमांडिंग अफसर की भी मौत हो गई।
इसके साथ ही 40 से अधिक चीनी जवानों की मौत हुई या वो गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दोनों देशों के बीच अब तक बातचीत बेनतीजा रही है। इस वजह से लद्दाख सीमा पर तनावपूर्ण माहौल है। भारत चीन की सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी है। बुधवार को ट्विटर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बयान जारी किया। राजनाथ सिंह ने लिखा, गलवान घाटी में सेना के जवानों ने अपना फर्ज निभाते वक्त जान दे दी। देश उनके इस बलिदान को कभी भूल नहीं पाएगा। शहीद जवानों के परिवारों के प्रति वे सांत्वना प्रकट करते हैं। देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें अपने देश के जवानों पर गर्व है। तस्वीर साफ है, अब याचना नहीं रण की बारी है, क्योंकि चीन ने जो बोया है उसे काटने के दिन आ गए हैं और पूरा देश यही मांग कर रहा है कि बलिदान का बदला लेना ही होगा और बदला इतना घातक हो कि दुश्मन का कलेजा कांप जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, बदला इतना घातक हो कि चाइना को पता चल जाए कि गलत जगह हाथ डाल दिया उसने, गलत पंगा ले लिया है। शायद जैसा कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो अभी तक भारत 1962 वाला भारत समझ रहा है। उसको शायद ये पता नहीं है ये 2020 का भारत है और अब वो छोड़ने वाला नहीं है। वो किसी भी कीमत पर, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, हम अपनी संप्रभुता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे और हम कभी उकसाने की कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन जो हमें उकसाएगा हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं, हम उसे भरपूर सबक सिखाएंगे। तो क्या सबक सिखाने का समय आ गया है कि चाइना को इतिहास बना देना पड़ेगा, उसको समझा देना पड़ेगा कि अब ये नया भारत है, नए युग का भारत है और अब इस तरह की साजिश आपकी काम नहीं करेगी। जो साजिश आपने रची, जो छुरे आपने घोपे, अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान साहब जुड़े हुए हैं। स्वागत है शफीकुर रहमान साहब आपका। और हमारे साथ उत्तराखंड से गोविंद सिंह जी जुड़ गए हैं, ब्रिगेडियर, आपका भी बहुत स्वागत है गोविंद सिंह जी। और 3 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रामफेरन पांडे जी, स्वागत है आपका रामफेरन साहब। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं रणविजय सिंह जी, स्वागत है आपका रणविजय सिंह जी। और रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अनुपम तिवारी जी। सीधा रुख करेंगे गोविंद सिंह जी का। गोविंद सिंह जी, जिस तरह से अब चाइना गलवान घाटी को अपना बता रहा है, अपना क्षेत्र बता रहा है और कह रहा है कि भारत ने उसकी टेरिटरी में आकर के आक्रमण किया है, क्या लगता है कि उसके अब मंसूबे साफ हो गए हैं कि गलवान घाटी पर उसने कब्जा जमाने का मन बना लिया है? इंटेंशन रही है कि भी उसने काफी डिस्प्यूटेड एरियाज कर लिए हैं कि अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक, चाहे ये उत्तराखंड में बाराहोती है या हिमाचल में किन्नौर सेक्टर है या लद्दाख सेक्टर है, कि ये सारा इलाका उनका है। और 62 वॉर के बाद जो थोड़ी एक लाइन जो है बनाई गई थी कि भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो चाइना ने मानने से मना कर दिया है। हालांकि हमारे बहुत एग्रीमेंट हुए हैं और ये भी हुआ है कि हम एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं करेंगे। भारत के हेड और चाइना के हेड लाइक प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बातचीत हुई, ऐसा लग रहा था कि सब सही चल रहा है। पर अभी पिछले कुछ महीनों में जो चाइना की हालत हो गई है कोरोना की वजह से और दुनिया उसके बरखिलाफ हो गई है, तो चाइना को लगा कि या तो लोग मेरे साथ हो या मेरे अगेंस्ट हो, तो उन्होंने भारत के साथ ये नीति अपनाने की कोशिश की। उन्हें लगा कहीं भारत जो है अमेरिका के साथ ना मिल जाए और जो इंडस्ट्री है इंडिया में ना मूव कर जाए। तो सोचा कौन सी दुखती राग हो सकती है, क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली इंडिया के साथ फाइट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कि उसके पास वीटो पावर है। अदरवाइज दुनिया में हिंदुस्तान का बहुत रुतबा है। दूसरा, इकोनॉमी पावर, इंडिया की भी अब बहुत काफी इकोनॉमी पावर है, चाइना को टक्कर दे रहा है। तो अब तीसरा रह गया बॉर्डर, जो बॉर्डर को हमेशा डिस्प्यूट करता रहा है। तो इसने जो पीछे हरकत की, चाहे वो गलवान वैली में की या उसने फिंगर एरिया में की या
ईस्ट में करने की कोशिश की, वो पूरे हिंदुस्तान पे दबाव करने की। वो ये बता रहे कि आप मेरी जगह में बैठे हो, मैंने आपके साथ भाईबंदी की है, मैंने आपको रहने दिया है। तो उसी में एक दबाव डालने के लिए वो आगे हरकत करता आया है और भारत पर प्रेशर डाल रहा है, ताकि भारत एक तरफ कोरोना से जूझ रहा है, दूसरी तरफ चाइना से ना जूझने से डरे कि भाई मेरी इकोनॉमी पे असर ना पड़े। पर भारत अब किसी और मिट्टी का बना हुआ है, 62 का नहीं है, अब 2020 का है। हर एक एंगल पे ठीक है ब्रिगेडियर साहब, गोविंद सिसोदिया साहब आप जुड़ रही है हमारे साथ। दोबारा से हम आपका रुख करेंगे, शफीकुर रहमान साहब के पास चलेंगे। शफीकुर रहमान बर्क साहब, क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि जब चाइना को आईना दिखाना पड़ेगा, मुंह तोड़ जवाब देना होगा? जी देखिए, जहां तक मुल्क का ताल्लुक है, हिंदुस्तान का एक एक आदमी किसी भी कौम, किसी भी बिरादरी, किसी भी नस्ल का हो, लेकिन वो कट जाएगा, लेकिन अपनी जगह से हटेगा नहीं। और हम किसी भी कीमत पर बहरहाल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर कोई दूसरी ताकत आकर उस पर नाजायज कब्जा करे। ये इससे पहले सन 47 से पहले 100 साल से ज्यादा हो गए, जबकि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया था, तो एक दिन वो आया कि उलमा 27,000 उलमा फांसी पर झूल गए और हजारों मुसलमान कत्ल हुए, गोलियां खाई सीने पर। और लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं किया कि हम यहाँ पर दूसरे की किसी की ताकत यहाँ पर हमारे मुल्क पर कब्जा करे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस वक्त के मौलाना फजले खैराबादी ने सबसे पहले हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए बहरहाल जिहाद का फतवा दिया था, और सारा मुसलमान जुट गया था। आज भी एक एक मुसलमान, एक एक बच्चा बच्चा मुल्क के साथ है, और मुल्क की कभी भी किसी भी चीज को, 1 इंच जमीन को भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और चाइना को इतनी बड़ी ताकत नहीं है, जबकि अंग्रेजों ने सारी मुल्क पर कब्जा कर रखा था, तब भी हमने बहरहाल मुकाबला किया था और भगाया था यहाँ से अंग्रेजों को। आज अगर चाइना ने धोखा देकर और इस तरीके से बहरहाल हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा किया है, तो हम इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर कुर्बानी देंगे। और आपने बहुत शानदार बात कही शफीकुर रहमान बर्क साहब। जब देश लड़ रहा था, अंग्रेजों से लड़ रहा था, हम सब मिलकर के एक साथ, अंग्रेजों से लड़ रहा था, हम सब मिलकर के एक साथ उनके साथ लड़े थे। तमाम कोशिश की गई थी हमको बांटने की, हिंदू मुसलमान में, हिंदू सिख में अलग अलग बांटने की कोशिश की गई थी, लेकिन देश एकजुट होकर के लड़ा था। वो बताऊं कि आपने शानदार कहा कि हम सब मिल करके इसका मुकाबला करेंगे। आप बने रहिए, दोबारा से आपकी बात में आएंगे। रामचरण पांडे जी करो करेंगे। रामचरण पांडे जी, हम एक घर में रहते हैं। रामचरण पांडे जी, हम एक घर में रहते हैं, एक मुल्क में रहते हैं, आपस में मनमुटाव भी चलता रहता है, कुछ कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हो जाती हैं, लेकिन जब बात विदेशी लोगों की आती है तो हम एकजुट होकर के उनका मुकाबला करते हैं। जी धन्यवाद भाई साहब। आज इस मुद्दे पर हमारा पूरा देश एक साथ में खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जितने भी जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, पूरा देश हमारे उनके साथ खड़ा है। और जो हमारे क्षेत्र के, हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे देश के 20 माई के लाल 20 बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया है, उसका बदला हमारे प्रधानमंत्री जी लेने के लिए तैयार हैं। उनकी पंक्ति में हम नहीं, पूरा देश खड़ा हुआ है। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी चल करके अपने सैनिकों के साथ अपने देश के स्वाभिमान के लिए इस लड़ाई को कभी नहीं पीछे हटने देंगे। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पूरे विश्व में कोरोना का चल रहा है। एक हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो पूरे विश्व से अलग होकर के और कोरोना पर इस तरीके से काबू उन्होंने अपने बुद्धि से और अपने पहल से लगाया है। इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। और जो चीन ये नादानी हरकत कर रहा है, ये धोखेपने का काम कर रहा है, ऐसी स्थिति में
हमारा प्रधानमंत्री तो पूरे देश क्या पूरे विश्व को दवा और सैनिटाइजर और दवाइयां किट देने का काम करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और जो ये ओछी हरकत चीन किया है इसका बदला गिन गिन के लिया जाएगा किसी कीमत पर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया, साफ ऐलान कर दिया है कि ये वक्त याचना का नहीं रण का समय है। उनकी कड़ी में हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए। और दूसरा मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे देश के जो 20 जवान शहीद हुए, मैं 20 लाख रुपए की राशि अपने पास से, अपने धन से, अपने खर्चे से पीएम खंड में पहुंचा करके उन शहीद जवानों के नाम देने का काम करूंगा। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बधाई। आपने के न्यूज पर यह ऐलान किया कि 20 माई के लाल जो शहीद हुए हैं उनको 20 लाख रुपए, यानी कि 1-1 लाख रुपए, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? सही है, बिल्कुल 1-1 लाख रुपए अपने फंड से, अपने पास से रामचरण पांडे जी देंगे। ये के न्यूज पर इस समय सबसे बड़ी खबर है। और उनका जो बलिदान है वो जाया नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इस पर पूरा बदला लिया जाएगा। अनुपम तिवारी जी का रुख करेंगे। अनुपम तिवारी जी, क्या लगता है कि देश में जो जज्बा है, जैसे शफीकुर रहमान बर्क साहब कह रहे थे कि हम आपस में चाहे कुछ भी करें लेकिन विदेशी कोई आएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको दूर तक दौड़ाएंगे और याचना नहीं अब रण होगा, ये रण महाभीषण होगा। ये हमारे देश की खूबसूरती है। हम ये अभी आप देखें तो ये जो वातावरण चल रहा है ये देश के लिए बहुत टेस्टिंग वातावरण है, टेस्टिंग टाइम चल रहा है। इस टेस्टिंग टाइम पे जब लड़ने की बात आती है तो हमारे देश ने इतिहास में हमेशा एक साथ होकर के ही लड़ाई लड़ी है। उसमें दुश्मन के सामने हम कभी भी बटे हुए नहीं नजर आए हैं। अंग्रेजों को हमने मिलकर सामना किया, जैसे अभी आपके विधायक साहब ने बताया था। और अभी भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। जो सवाल उठाए भी जा रहे हैं, मुझे उनसे भी कोई आपत्ति नहीं है कि सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाए जाने चाहिए, जनता को जानने का हक होता है जी। और उन सवालों का जवाब बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बहुत ही सुनियोजित तरीके से प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनको लोगों तक पहुंचा भी रही हैं। सब कुछ सही चल रहा है। बस अब देखना यह है कि आगे स्थितियां हमको कहां पे लेके जाती हैं। एक डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि इस समय ये जो समय चल रहा है इसमें आपको सेना का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। आपको डिप्लोमेटिक चैनल्स पे भी थोड़ा सा आक्रामक होना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो हमारे देश का जो भाव है, जो इस समय आक्रोश में है, सब लोग, पूरा देश आक्रोश में है, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो जी। तो उस आक्रोश को भी एकदम से थोड़ा सा दबाना पड़ेगा हमें, क्योंकि युद्ध ऐसे नहीं लड़े जाते हैं, जोश से नहीं लड़े जाते हैं। युद्ध रणनीति से लड़े जाते हैं। बिल्कुल, युद्ध की एक नीति होती है। और आज की जो सिचुएशन है, आपका कहने का हमको जोश के साथ साथ में होश से भी काम लेना बिल्कुल सही कह रहे हैं। जोश के साथ साथ हमें होश में लड़ाई लड़नी है। जोश होना चाहिए, बिना जोश के आप लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन वो जोश क्या है, आपके अंदर होना चाहिए, आपके खून में उबाल होना चाहिए। वो उबाल बाहर न दिखे तो और भी अच्छा है, वो समय आने पर दिखना चाहिए। रणविजय सिंह जी का रुख करेंगे। रणविजय सिंह जी, आपने सारे लोगों को सुना और आप तो एक बड़े समूह के संपादक भी रहे हैं। क्या लगता है कि चाइना इतने बार विश्वासघात कर चुका है, हम क्यों बार बार उस पर एतबार करते हैं? नहीं, हम कोई एतबार नहीं करते हैं। ये जो अभी विशेषज्ञ जी बोल रहे थे, वही हम लोगों का कुछ डिप्लोमेटिक रणनीति होती है देश की, हर देश के साथ। उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, पड़ोसी देश होते हैं, आपका व्यापारिक संबंध होता है और आपके और दूसरों देशों के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, वो सब को मिला जुला कर ये होता है। और इससे आप रिश्ते को अपने तरफ से ये दिखाते हैं देश दुनिया को कि भाई हमारी ये नीति है। और जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई हम शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन आप हमको आंख दिखाओगे, हमको प्रवोक करोगे तो हमको क्या करना है। हम उसकी भाषा हमारी बहुत सीधी है, जो जग जाहिर है। मेरा ये कहना है कि हमारा जो जज्बा है, ये भारत तो युद्ध के लिए जाना ही जाता है कि हम रण में कभी शीश झुकाए नहीं हैं जी। लेकिन हम अब इस बड़ी जो सबसे मर्माहत ये घटना हुई है, इसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। बड़ी बात
हमको ये देखना है कि आखिर चीन ने ये धोखेबाजी क्यों की। देखिए, कहीं न कहीं कोई न कोई समझदारी में कहीं न कहीं कोई फेर जरूर हुआ है। हमको जो सतर्क होना चाहिए था, हो सकता है हम अब सतर्क हों जी, कि हम जानते हैं, हम बड़ा मुतमईन थे कि भाई 39% हमारा ट्रेड है चाइना से, तो वो क्यों हमसे वो करेगा। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री 4 बार गए, उनके देश का राष्ट्रपति जो है वो 3 बार भारत आया। ये बताता है कि हम रिश्ते बना रहे थे और उसको कर रहे थे। लेकिन हम शायद समय का इंतजार करके या हम समझने में थोड़ा स्लो प्रोसेस बनाए कि वो जो भारत से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं, उनमें जो उसने अपने आर्थिक लड़ाई उसने जो शुरू की, उसको उपनिवेशवाद जो फैलाया, वो उसको हम और पैनी दृष्टि से देखने की जरूरत है। अब मैं आपको एक बात बताऊं। अब सर वक्त ब्रेक आउट चला है, दोबारा से आऊंगा आपके बाद। आप ठीक कर रहे हैं कि कई एंगल से इसको देखना पड़ेगा। ये एक रास्ते पर नहीं जाना होगा, कई रास्ते से चल करके इसको देखना होगा। रामफेरन पांडे जी ने जो बात कही कि याचना नहीं अब रण होगा और ये रण महाभीषण होगा, तो हमें सिर्फ रण नहीं लड़ना है, हमें सिर्फ मैदान में लड़ाई नहीं लड़ना है, हमें जो रणविजय सिंह जी कह रहे हैं, जो दूसरे लोग कह रहे हैं, चौतरफा उसको घेरना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस पे कामयाब हो पाएंगे। बड़ी बात यह है कि हमको आर्थिक मुद्दे पर भी लड़ना पड़ेगा। 38% ट्रेड है हमारा उसके साथ में। जनता ये सवाल पूछ रही थी कि हम तो चाइना के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन भारत देश क्या कर रहा है। भारत ने भी शायद अब कह दिया है कि आइंदा जो चाइनीज कंपनियों को यहाँ पर ठेके मिले हैं, जो उत्तर प्रदेश में रैपिड ट्रांजिशन का जो ठेका मिला था, वो भी शायद कैंसिल होगा और अर्थ के मोर्चे पर भी लड़ाई होगी, यानी कि लड़ाई अब महाभीषण होगी। चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We're looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि चीन को सबक सिखाना होगा, वक्त आ गया है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा, उसको बताना होगा कि ये 2020 का भारत है
और जो हमारा बलिदान हुआ है हमारे 20 सैनिकों का, उसका बदला लेना ही होगा। अब 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। क्या फैसला होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हमारे साथ गोविंद सिसोदिया जी जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर है, पूर्व ब्रिगेडियर है। गोविंद सिसोदिया साहब, आपसे ये समझना चाहूंगा, कल तक चाइना गलवान घाटी से पीछे हटने की बात कर रहा है और अब वो वहीं पर जमकर बैठ गया है, कह रहा है ये हमारा क्षेत्र है। शायद इस बार धोखा खा गए कि चाइना की किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। वो हमसे मीठी बात करता है, उसके मुंह में राम बगल में छुरी, इसकी ये पॉलिसी रही है। चाहे 62 में किया है या हमारे साथ 67 में हुआ या डोकलाम हुआ, हर जगह ये मीठी मीठी बात करके पीछे हमारे चाकू घोंपता रहा है। और दूसरा ये है कि अभी जब उन्होंने एग्रीमेंट हमारे उनसे हुए, हमारे कोर कमांडर जो हैं लेह में, उनके सीनियर ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने एग्री किया था कि भी अभी डिसएंगेजमेंट की जाएगी, किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं किया जाएगा। फिर इन्होंने एकदम पलटी मारी। वैसे मैं कहना चाहूंगा, मुझे तो वैसे भी चाइना पे यकीन नहीं था कि चाइना नहीं, सवाल यही है सिसोदिया साहब, सवाल यही है कि हम बार बार धोखा क्यों खाते हैं जब हमें पता है कि वो एतबार के लायक नहीं है। नहीं खाता, जो खुद बदमाश हो, बेईमान हो। हमारी नीयत साफ रही है, हम समझते हैं अगर हम साफ है तो दूसरा भी साफ है। और जब उनके राज्याध्यक्ष है भारत में आते हैं, बातें करते हैं, सब चीज एग्री करते हैं, मोदी जी वहां जाते हैं, अच्छी बातचीत होती है। अब सोचते हैं एक किस्म का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा क्रिएट हो गया है। पर चाइना जो है, चाइना का अभी जो अब खुद प्रेशर में है, इंटरनेशनल प्रेशर में है, कोविड की वजह से, और इकोनॉमी भी उनकी प्रेशर में है, तो उस प्रेशर से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो भारत को अपनी तरफ खेलने की कोशिश है, डरा के, दोस्ती से नहीं डरा के। उन्होंने सोचा कि शायद भारत उसके साथ नहीं जाएगा, उसके साथ, सॉरी, अमेरिका के साथ, तो इसलिए उन्होंने ये कार्य। अब सिसोदिया साहब, अब करना क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। अब ये भारत और चाइना के बहुत लंबे हफ्ते के रिश्ते खराब हो गए। अब हमें वो तैयारी करनी है कि कल को अगर कोई ऐसी बात होती है, हम अपने डिफेंसिव मोड में ना रहे। अभी तक हम डिफेंसिव मोड में थे कि हम उनके ऊपर हमला ना करें। अब समय आया है कि हमें एज का जवाब सब से देना है। जी, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, शक नहीं है, बदला लिया जाएगा। और उस पर एतबार हम इसलिए कर सकते हैं उनकी बातों पर, क्योंकि पाकिस्तान में हमने करके दिखाया है। भारत ने जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया है पिछले कुछ दिनों में, कि उनकी बात नहीं मानी है। भारतीय सेना आगे गए उन्हें बताने के लिए कि आप आगे क्यों आए हैं, और भारत ने ये खुले तौर पर कहा है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है बॉर्डर पे, वो होती रहेगी। और आज भारत के विदेश मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि इस किस्म की जो नाजायज हरकत है वो नहीं मानी जाएगी और इसका जवाब दिया जाएगा। एक किस्म से क्लियर कट शिफ्ट है पॉलिसी में इंडिया की, आपको डिफेंसिव से ऑफेंसिव और इंडिया पॉलिसी ब्रेक करने शुरू हो गया है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अगर हम चाइना को दबाव डालेंगे कि हम आपसे भी ले सकते हैं, तब चाइना बिहेव करेगा। जब चाइना हमको बड़ा समझने लगेगा मिलिट्री तौर पे, तब डरेगा, नहीं तो वो ही करता है। गोविंद सिंह सिसोदिया साहब, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा भारत का? आपसे बात कर रहा हूं। आप मुझसे बात कर रहे हैं? आ रहा हूं सफीकुर रहमान साहब, आप ही के पास आऊंगा। सफीकुर रहमान साहब के रुख करूंगा। बर्क साहब, सवाल आपसे है, क्या चाइना को यह लगा कि वो पाकिस्तान को अपनी ढाल बना करके यहाँ के लोगों को तोड़ देगा और यहाँ के लोग एकजुट नहीं होंगे, जिससे उसका रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन शायद वो मुगालते में था? क्या वो? देखिए, जहाँ तक ये तारीख और इतिहास गवाह है कि मुसलमान ने कभी मुल्क से बगावत नहीं की है, नहीं करेगा, और हमेशा मुल्क के साथ रहेगा। हमारी आपस की लड़ाई झगड़े अलग चीज है, लेकिन जहाँ मुल्क की सालमियत का, ये जैसी का ताल्लुक है,
पूरे मुल्क का ताल्लुक है। हम किसी भी कीमत पर 1 इंच भी जमीन दूसरे को नहीं दे सकते, बल्कि मुल्क हमारा है और ये मुल्क हमारा किसी से नहीं है। चाइना ने जो कुछ भी किया है, यार बोलने से इतना तुम की बात है, अब वो तो देते हो और तुम ही बोल लो, तो टूट गया सिलसिला। हेलो जी, तो जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना ने इस बार ये धोखा देकर जो ये काम किया है, बहरहाल इस धोखे में हम आने वाले नहीं है। हम सिर्फ एक ही अपील करना चाहते हैं अपने मुल्क के सारे साथियों से, गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट में नहीं है उनसे भी, सब मुस्तैद रहे। हमें सबके इत्तेहाद की जरूरत है, सबके कोऑपरेशन की जरूरत है। जब सारा मुल्क एक जगह खड़ा होगा तो वो आहनी दीवार बन जाएगा और उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और हमने जितनी जमीन हमारी इन्होंने दाब रखी है, और हमें ऐसा मुंह तोड़ उनको जवाब देना है कि वो जमीन हम खाली करा कर रहेंगे हर कीमत पर। मुल्क का एक इंच हमारा है और जो हमारा है वो हम उसको दे नहीं सकते। आज हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है और मुसलमानों को और दूसरे लोगों को। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब जब जरूरत पड़ी है हम सब ने मिलकर उसका मुकाबला किया है। और आपका जो ये ऐलान है, आपने जो ये ऐलान किया है, ये चाइना सुन ले कि शायद वो इस मुगालते में रहा होगा कि यहाँ के लोग बटे हैं, वो आसानी से इस पर कुछ जमीन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन उसका मुगालता जल्दी ही दूर हो जाएगा। बर्क साहब, आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं जी, हम मायूस नहीं है बिल्कुल भी। चाहे कितना भी बड़ा खतरा हमारे पर मंडला जाए, हम उसका भी मुकाबला करेंगे और चाइना को भगाएंगे हम यहाँ से। हम किसी भी कीमत पर उसको कब्जा नहीं करने देंगे। हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सारा मुल्क जो है, सारा मुल्क एक जगह है, एक साथ है। इस वक्त सब जब मुल्क सब एक साथ रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज इत्तेहाद की जरूरत है। ठीक है, बहुत शानदार बात बरकत साहब। जी तो हम बिल्कुल आपकी को मैं सलाम करता हूँ। मौके पर मुल्क का बच्चा आपके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, और गवर्नमेंट के इस वक्त जो पॉलिसी बनाएगी, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, अपोजिशन से मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है बर्क साहब, समय कम है हमारे पास, दोबारा से आपके पास आऊंगा। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। रामफेरेन पांडे जी के पास चलूंगा। रामफेरेन पांडे जी, इतिहास गवाह है, जब जब जरूरत पड़ी है हम सब ने मिल करके उसका मुकाबला किया। सांसद हैं बर्क साहब और कह रहे हैं कि देश का बच्चा एकजुट होकर के चाइना से बदला लेगा और उसको वापस जाना होगा। देखिए, जब हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे जी, तो उसमें एक पहली प्रार्थना होती थी कि जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। ये भारत हमारा अक्षुण है, अक्षुण रहेगा, किसी कीमत पर इसमें हम आताताइयों को घुसने नहीं देंगे। जिस दिन से 25 मई 2014 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, उसी दिन से उन्होंने अपना नारा दे दिया कि सबका साथ और सबका विकास, सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया है। हमारे साथ भी सांसद जी जुड़े थे, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज इस मौके पर ये अपने आप में परिलक्षित हो रहा है कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए जो हमारे सभी राजनीतिक दल हैं, सभी लोग चीन के मुद्दे पर एक हैं, तो उन लोगों का स्वागत है। और मैं किसी को अपनी तरफ से मैं ये जानता हूं कि सभी लोगों ने, आप बार बार कह रहे हैं, लोगों ने इतिहास रचा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भूगोल रचने का काम करेंगे और जीतेगा कोरोना, हारेगा भारत। उसी तरीके से चीन को मुंह तोड़ के जवाब देकर के भूगोल रचने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश की जनता के बदौलत करेंगे। जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बातें बहुत क्लियर तौर पर कही। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि जवानों पर गर्व करना चाहिए, वो मारते मारते मरे। तीसरी बात उन्होंने कही
कि हम किसी को उकसाते नहीं, लेकिन देश की अखंडता और संप्रभुता से समझौता भी नहीं करते। क्या मायने हैं इसके? देखिए, इसका माने यह है कि देश में जब जब हमारा जवान अंगड़ाई लिया है तब तब देश का पूरी तरीके से इतिहास बदला है और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रही बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, मैं किसी को उकसाता नहीं हूं, लेकिन हमारे मोदी जी का कथन है हम हाथ जोड़ना भी जानते हैं तो हाथ तोड़ना भी जानते हैं। अगर कोई हमको उकसाएगा तो उसको गिन के बदला लिया जाएगा। अब वो लाचार भारत, बीमार भारत, नापून भारत नहीं रह गया है। आज के देश में हमारा देश सबसे शक्तिशाली देश विश्व में बन करके हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में अपनी रक्षा करने के लिए और आस पड़ोस के देशों की रक्षा करने के लिए तैयार है। इसमें कहीं कोई समझौता नहीं जी। हमारा देश अब लाचार और बीमार भारत नहीं। अनुपम तिवारी जी का रुख करेंगे। अनुपम तिवारी जी, गवर्नमेंट की ये बात तरफ से बिल्कुल सही है कि लापरवाही हम हुई बार है। बार लगातार हमें किसी भी कीमत पर लापरवाही नहीं करनी है। हमें सबसे मिलकर सबके मशवरे जी बर्क साहब, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बचाने के लिए एक इंच जमीन को हमें जो उनके कब्जे में आ गई है उसको निकालना है और यहाँ से चाइना को भगाना है हमें। ठीक है, भर्ग साहब आएंगे दोबारा से आपके बात में। अनुपम जी का रुख करेंगे। अनुपम जी, अब ये लाचार और बीमार भारत नहीं है, ये मुंहतोड़ जवाब देने वाला भारत है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें गंगा में पानी बहुत बह चुका है। मैंने कल भी ये बात कही थी आपके उसमें। देखिए, आप पहली बात तो 1962 से आज की तुलना कर ही नहीं सकते जी। वो समय कुछ और था और आज समय कुछ और है। ये प्रधानमंत्री जी का जो एक अच्छा नेतृत्व है जो मिल रहा है, उसकी भी सराहना करनी चाहिए। और सिर्फ प्रधानमंत्री जी की नहीं, ये इसके पीछे जितनी भी सरकारें रही हैं, मैं पार्टी लाइन से हट के बात कर रहा हूँ, सबने अपना अपना योगदान जरूर दिया होगा। तभी आकर के हम आज इतने सालों के बाद हम एक सशक्त रूप में पूरे विश्व में खड़े हैं। आज हम चाइना हमसे लड़ाइयाँ इस तरह की बातें कर रहा है, इसमें भी आप मैं कुछ निहित चीजें देखता हूँ। वो पाकिस्तान को या नेपाल को या बांग्लादेश के ऊपर एकदम से हावी हो जाता है, हमारे ऊपर हावी हो नहीं पाता है, तो हमें इस तरह धीरे धीरे उकसाने की कोशिश करता है। नहीं, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उभरते भारत की शक्ति है जिसकी वजह से चाइना थोड़ा घबरा गया है, उसको लगा कि अभी से कमजोर करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एशिया में पावर बैलेंस करने के लिए भारत बहुत जरूरी है। चीन अगर खुला छोड़ दिया गया तो उसके वजह से बाकी सारे देशों में बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। भारत एक जिम्मेदार देश होने के नाते सारे देश परेशान है, सारे देश परेशान, ऑस्ट्रेलिया परेशान है, न्यूजीलैंड परेशान, सारे तमाम देश परेशान, सारे परेशान है। यहाँ तक कि महाशक्ति अमेरिका भी परेशान है उससे। अब चाह कर भी ट्रेड जो उनका वार चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है, उस पर कभी कुछ सुनने को मिलता है, कभी कुछ सुनने को मिलता है। हकीकत यह है कि चाइना से पूरा विश्व परेशान है, लेकिन अब चाइना को एकदम से इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। बिल्कुल। आप और हम दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है, पूरे विश्व के व्यापारिक निहितार्थ उसके साथ लगे हुए हैं। तो एकदम से आप ये नहीं समझ सकते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं है वो कि आप जाएंगे और एकदम से लड़ाई हो जाएगी और युद्ध हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एक तरह का शतरंज का खेल होना चाहिए जिसमें कि हम आगे की 6 स्टेप आगे सोच करके हम उसमें कार्रवाई करें। बात की है, शतरंज की तरह हमको लड़ना पड़ेगा। क्या हमको आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? 100% निसंदेह आपको आर्थिक मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो भी आपको धीरे धीरे लड़नी पड़ेगी। देखिए, एक अफोर्डेबिलिटी वाला जो अगर आप चीज देखें तो अभी हम अमेरिका नहीं हुए हैं। अभी हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी वैसी नहीं है कि एकदम से अगर आप चाइना के सस्ते सामानों को बंद कर देंगे तो वो दूसरी जगहों के महंगे सामान खरीदने लग जाएंगे। हम नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि अमेरिका भी नहीं कर पाया था, जबकि उसके कंज्यूमर्स के पास अफोर्डेबिलिटी है, वो पैसा खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें ये सब चीजें धीरे धीरे करनी पड़ेगी। 10,000 का मोबाइल नहीं फेंक सकते हैं। बिल्कुल सही, ये चीज हम लोगों को समझना होगा। ये सब चीजें क्या है कि इवॉल्व होनी चाहिए, धीरे धीरे। लेकिन जो सवाल उठ रहे थे कि जनता से कहा जाता है कि आप बहिष्कार करिए, तो सरकार क्यों नहीं? ये बेहतर है, ये बेहतर विकल्प है। मैं ये कह रहा हूं, ये सरकार नहीं। लेकिन अब आपको बता दें, अब इस पर भी एक रणनीति बन चुकी है और उत्तर प्रदेश में जो एक चाइनीज कंपनी को
एक प्रोजेक्ट मिला था जो रैपिड रेल प्रोजेक्ट का, वो प्रोजेक्ट भी कैंसिल करने की बात की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल होना ये तो लगता है एक बढ़िया संदेश जाएगा इसमें। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाता हूँ जी। ये वही देश है जहां पर महात्मा गांधी कहने पर एक झटके में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू जला दिया था, होली जला दी थी। आज भी हो सकता है वो चीज और होगा, और मुझे लगता है इसका आर्थिक बहिष्कार का रास्ता कंज्यूमर से ही निकलेगा। राष्ट्रों के नीति निर्धारकों के ऊपर बहुत सारी दबाव होते हैं और उन दबावों के चलते हुए एकदम से वो ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं कि कल से हम इतना टैरिफ बढ़ा देंगे और हम चाइना की वस्तुएं यहाँ पे नहीं आएंगी, क्योंकि हम बाकी ग्लोबल से भी बंधे हुए हैं, हम कई सारी संधियों से बंधे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें उस हिसाब से काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से कंज्यूमर्स को में जागरूकता आनी चाहिए कि धीरे धीरे करके चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना शुरू करना चाहिए। और एक चीज और मैं बता दूं, हमारी कंपनियों के साथ भी समस्याएं हैं। अब मारुति के सीईओ का कल मैं पढ़ रहा था कहीं पर, मारुति सुजुकी के सीईओ कह रहे हैं कि देखिए प्रैक्टिकली मारुति कंपनी चाइना से कोई सामान नहीं खरीदती है, तो बहिष्कार करने का मतलब ही नहीं होता है। बोला लेकिन दूसरे चैनल से जब जिन वेंडर से वो सामान खरीदते हैं वो वेंडर्स चाइना सामान लेके आते हैं, बोले उसमें मारुति का कोई रोल नहीं होता है। तो हमें इस व्यापार की इस सिचुएशन को समझना पड़ेगा, धीरे धीरे करके बहिष्कार की ओर कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि शतरंज की तरह कई मोहरे हमको आगे बढ़ाने पड़ेंगे। और रणविजय सिंह जी का रुख करेंगे। रणविजय सिंह जी क्या कहेंगे आप अब इसकी स्थिति पर? चाइना ने कह दिया कि वो जो घाटी है वो हमारी है, दावा कर रहा उस पर। वो नहीं, वो तो ठीक है, हर राष्ट्र करता है। वो जो गलत ढंग से वो अपना दावा कर रहा है तो उसका तो विकल्प हमारे पास है कि भाई हमको देना पड़ेगा जवाब। नहीं, उसको पीछे कैसे फेंकेंगे भाई, कैसे पीछे ले जाएंगे? हम जी देखो देश जो के सामने देखिए आज जो विकट समस्या है, देश अभूतपूर्व संकट के दौर में आ गया है। देखिए आप ये चाइना के साथ टकराव जो है ये बहुत आसान नहीं है। हमको ये देखना है कि वो लगातार किस तरह से उसका पेनिट्रेशन देखिए। 150 देशों को वो लोन दिया हुआ है। पता है मालदीव की जितनी जीडीपी है उससे ज्यादा का उसके ऊपर चाइना का लोन है। बिल्कुल नहीं, उसने इसी दम पर, उसने अर्थ के दम पर ही देशों पर कब्जा किया। और आपके यहाँ आपको खूब इस समय प्रतिवाद भी करना है जी, संवाद भी करना है जी, और एक ऐसा राह निकालना है कि जो विश्व के मानस पटल पर भारत के हस्ताक्षर को और मजबूती से रखे। आज देश जो है इन तेरे उलझनों के बीच से रास्ता तलाश रहा है जी। तो उत्साह तो हम लोगों का होना ही चाहिए और सबको आंखें नम होनी चाहिए इस शहादत पर। लेकिन देश का जो नेतृत्व है या जो लोग डिप्लोमेट्स हैं उनके सामने ये है। आप देखिए ये घटना होती है पाकिस्तान में, आपके 2 भारतीय ड्राइवरों को पाकिस्तानी पेट्रोल पंप से पकड़ करके मार। बड़ी एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या चाइना को कहीं ये मुगालता तो नहीं था कि उसने पाकिस्तान को अपना पिट्ठू बना लिया है, वो बांग्लादेश को अपने साथ खड़ा कर लेगा, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने साथ खड़ा कर लेगा और मुश्किल पैदा कर देगा। शायद वो एक गलत मुगालते में बैठा था क्या? नहीं। देखिए भारत की जो खासियत है ना उसमें किसी देश की को ये हिम्मत नहीं है कि ये सोच ले कि आक्रमण के दौरान या ये भारत की संप्रभुता को, भारत के जनमानस को वो कोई विभाजित करके कोई गृह युद्ध खड़ा कर दे और वो उसका लाभ उठे। लेकिन आप ये देखिए वो कर क्या रहा है जी। वो जो सबसे खतरनाक बात केवल पाकिस्तान की नहीं है, चलो पाकिस्तान तो आर्थिक तौर पर खत्म है, लेकिन आप देखिए वो जो रोड बना रहा है उसमें जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में चीन के प्रधानमंत्री आते हैं, तो मतलब अरे श्रीलंका का एक बंदरगाह जहां से भारत का बंदरगाह 150 किलोमीटर की दूरी है, तो वहां पर उसने 99 साल के लीज पर ले लिया। गोविंद जी सिसोदिया साहब का रुख करेंगे। सिसोदिया साहब बहुत कम समय बचा है, अब सरकार को अब करना क्या चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अगला? सरकार को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है कि आपको दुश्मन को अगर हराना है तो जगह और समय आपकी मर्जी का होना चाहिए, दुश्मन की मर्जी का नहीं होना चाहिए।
और दुश्मन को वहां हिट करना चाहिए जहां उसको सबसे ज्यादा दर्द हो। अभी भारत के लिए बेस्ट रहेगा कि अभी थोड़ा डिसएंगेजमेंट से थोड़ा काम न करे, पर जो 20 लोगों ने अपनी शहीदी दी है, इसका बदला लेना है। ये यहाँ नहीं कहीं और भी लिया जा सकता है। जैसे उन्होंने यहाँ गलवान वैली में भारत की एक नब्ज दबाने की कोशिश की, भारत कई जगह उनकी नब्ज दबा सकता है, तो ताकि चाइना भी अब डिफेंसिव पे जाए। आज ऑफेंसिव पे है, कल को उसको डिफेंसिव पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान अब पूरी तैयारी कर रहा है, मूवमेंट हो गई है, ट्रुप्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी हो रही है, पर इसमें समय लगता है, फैसला लेते समय नहीं लगता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते ठीक कर रहे हैं कि हमको उसकी सिसोदिया साहब ठीक कर रहे हैं कि हमको उसकी कमजोर नस दबानी पड़ेगी, अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। शफीकुर रहमान बर्क साहब का रुख करेंगे। बर्क साहब, आपके जज्बे को सलाम, लेकिन अब करना क्या चाहिए, अगला कदम क्या होना चाहिए? मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ इस मौके पर, बात साफ भी करनी चाहिए कि ये देश सबका है, ये वतन सबका है, कुर्बानी भी सबकी है। न देखो इतनी नफरत से मुसलमान को, किसी को भी नफरत से नहीं देखना चाहिए हमें। आज हमें सबकी जरूरत है, एक एक आदमी की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद हमने चूंकि अपने दौर में बीजेपी ने जो हालात पैदा किए, इससे हमें नुकसान पहुंचा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सारे मुल्क के एक एक आदमी को, एक एक इंसान को, एक एक बिरादरी को, एक एक मजहब को, एक एक कौम को, सबको जोड़ना चाहिए। इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, इस वक्त सियासत हमारी एक है। बिल्कुल ठीक है, ये सियासत का वक्त नहीं है, मुत्तहिद हो, एक साथ खड़े होने का वक्त है, अपने मुल्क को बचाएं। ठीक करें, और ठीक है सर, यहाँ से बने रहिए रामचंद्र पांडे जी। अब क्या करना चाहिए, अगला कदम क्या होगा? जी, अब क्या करना चाहिए, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े सूझबूझ से लेने का काम कर रहे हैं। उन्होंने 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और पूरी योजना रचना बना करके जो काम करेंगे वो देश के हित में करेंगे। और उनके इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी सबको साथ दे करके, सभी दलों की लोगों को बुला करके और आपस में विचार विमर्श करके किस मुद्दे पर हमारा भारत एक है और एक रहेगा, और वो गिन के बदला लेंगे। वो तो बार बार आपके चैनल पे भी, तमाम चैनलों पे आ रहा है कि अब याचिका का समय नहीं, रण का समय है। और हमारे रक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हमें अपने शहीदों पे गर्व है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे गृह मंत्री जी भी अपना ऐलान कर चुके हैं। इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत ही रणनीति के साथ और निर्णय लेकर के भारत की अखंडता और एकता, और भारत की सबसे अहम बात है कि भारत का जो आर्थिक स्थिति है वो भी ना बिगड़े, वो भी ना खराब हो। आर्थिक स्थिति को देखते हुए और वो जो निर्णय लेंगे उससे पूरा परिलक्षित हो रहा है कि चीन को अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा और भारत विजयी होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चाइना को वापस जाना पड़ेगा, बिल्कुल वापस जाना पड़ेगा। अनुपम तिवारी जी, क्या हम पाकिस्तान में जिस तरह से घुसकर हमले ने एयर स्ट्राइक की थी, क्या ऐसा कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। मुझे ब्रिगेडियर साहब की बात फिर भी अच्छी लग रही है और मुझे लग रहा है वो बेहतर रास्ता है। अपना सर्जिकल स्ट्राइक हो गया या बालाकोट जैसे हमले हो गए हैं, ये हर एक जगह के हिसाब से हमले की तैयारी की जाती है। वहां पे सिचुएशन क्या है, गालबन के आसपास हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या वहां पे नहीं कर सकते तो हम और कहीं और कर सकते हैं। कमजोर नस दबानी पड़ेगी। जैसे कमजोर नस, जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा था, मैं एकदम उस बात से सहमत हूँ कि कमजोर नस हमें समझनी पड़ेगी और उसको दबाना पड़ेगा। दबाना तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उसको बिना पनिश किए हुए नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उन 20 जवानों को हमें जवाब देना है एक देश होने के नाते कि हमारे जवान क्यों शहीद हुए। भाई आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, आपको शहीद करने के लिए वहां नहीं भेजा गया था। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। रणविजय सिंह जी, आपका फाइनल कमेंट। मैं तो बताया कि ऐसे समय में जब हमें युद्ध में नहीं जाना है और हमको मुंहतोड़ जवाब देना है, तब ऐसे समय में चतुर देश की डिप्लोमेसी जो है वो काम करती है। तो इस समय हम डिप्लोमेसी इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे पूरे देश, मतलब दुनिया में ये संदेश जाए कि भारत की ओर अगर आप आंख उठाएंगे तो उसका माकूल जवाब
मिलेगा और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। परिणाम घातक ये होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सफीकुर बलरामायण साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने जज्बे को, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। सिसोदिया साहब आपका भी देहरादून से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और आप सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये देश एकजुट होकर के खड़ा हुआ है, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के साथ में है। विपक्ष भी आह्वान करा प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। पूरे देश का एक एक बच्चा सब भारत के साथ में खड़ा हुआ है, सब देश के साथ में खड़ा हुआ है और हम जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और हम अपनी संप्रभुता से भी समझौता नहीं कर सकते हैं। इसका साफ मतलब है, हमारे यहाँ जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमको चाइना की कोई कमजोर नस को दबाना होगा, तो वो हमें उस कमजोर नस की पड़ताल करनी होगी और उस पर हाथ रखना होगा, जिससे चाइना को यह एतबार हो जाए कि ये 2020 का भारत है, 1962 का भारत है और उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि याचना नहीं अब रण होगा और ये रण महाभीषण होगा। हालांकि हमको रण से थोड़ा बचना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी देखनी पड़ेंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।